अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन में बात की थी कि पहले हम रिलेट कर रहे थे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के साथ, जिसमें हम वन टू वन रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे। और इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज में मैंने बात ये की थी कि आपके पास जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सिंबल्स की फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है। जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज में आपके पास जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं 01 फॉर्म में लिखी जाती हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप कोड। ऑप कोड बोलते हैं। जबकि असेंबली लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है उसको न्यूमोनिक फॉर्म में आप लिखते हैं, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में। और वो सिंबल क्या है? जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं ऐड, मूव, सब, कॉल, एटसेट्रा। इस तरह के आपके पास सिंबल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। मतलब एडिशन परफॉर्म करनी है तो ऐड का लफ्ज यूज कर सकते हैं, और कॉपी करना है, अपने डाटा कॉपी करना है तो मूव, सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिवाइड करना है तो डिव यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट न्यूमोनिक्स हैं जिसको हम सिंबल्स कह सकते हैं। और इनमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में वन टू वन रिलेशनशिप पाया जाता है। मतलब एक स्टेटमेंट एक लाइन पे लिखी जाती है, जबकि मशीन लैंग्वेज में भी जो एक स्टेटमेंट होती है या कोड जो होता है 01 फॉर्म में, वो भी वन लाइन पे होता है एक स्टेटमेंट के लिए। सिमिलरली अगर आप हाई लेवल लैंग्वेजेस को देखें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपके पास C++ है, जावा है, पाइथन है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप जिसमें आप क्या कर सकते हैं? आपके पास वन टू मैनी रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है। वन टू मैनी रिलेशनशिप पाया जाता है। जी सर। अच्छा, वन टू मैनी रिलेशनशिप से मुराद ये थी कि मैंने आपको डिस्कस कर रहा था कि एक स्टेटमेंट अगर हाई लेवल लैंग्वेज की है, अगर एक स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज की है तो उसी के अगेंस्ट मल्टीपल स्टेटमेंट होंगी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं जिसको हम C++ के कोड में मेंशन किया गया है। पहली स्टेटमेंट में इंट y लिखा हुआ है और उसके बाद सेमीकोलन रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि एक स्टेटमेंट है। अच्छा, अब इसमें कंपाइलर को कहा ये गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से डिमांड करें मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करें वाई के लिए, और उसका जो साइज होगा 2 बाइट या 4 बाइट का होगा डिपेंडिंग ऑन आर्किटेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो नेक्स्ट आपके पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं। तो मैं क्वेश्चन ये कर रहा था कि स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। तो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एक सिंगल टास्क को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है। एक सिंगल टास्क, एक सिंगल जॉब, उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और जो स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट से मुराद ये होता है कि आपके पास उस स्टेटमेंट में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। जी तो सर। तो एक स्टेटमेंट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पर बेस कर सकती है या सिंगल इंस्ट्रक्शन पर बेस कर सकती है। अगर आप इस इक्वेशन को आप देखें, इस कंसीडर करें इस इक्वेशन को, तो बता सकते हैं इसमें इस स्टेटमेंट में कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं? सर एक फोर। इंस्ट्रक्शन है। 3 है सर इसमें। 4। हाँ जी, अहमद आप क्या कहते हैं? सर 4। 4। और कोई? 3 है सर 3 इसमें। सर। उस्मान कहते हैं 3। जी सर। हाँ जी, जुनेद? सर 3 है। 3 है। कौन कौन सी बता सकते हैं? सर ये जो 4 इसके साथ ऐड हो रहा है, और जो 3 ये एक होगी, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 होगी। और ये जो x में इसे कर रहे हैं उस तरफ असाइन कर दें। असाइन कर रहे हैं, सॉरी असाइन कर रहे हैं, ये 3 होगी, ये है। हाँ जी, इस हाईलाइटेड इक्वेशन के अंदर 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। फोर्थ। सर मल्टीप्लिकेशन है। फोर्थ वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करना, ये भी नहीं। मैंने हाईलाइटेड की बात की है, जिसको मैंने सॉरी हाईलाइट किया हुआ है इस वक्त। सॉरी सर।
ठीक है ना। अगर आप उसको इंट भी शामिल करते हैं तो 4 इंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं। ठीक है। जी सर। यस सर। अच्छा, इसमें एक इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लिकेशन, एक है प्लस यानी एडिशन, और तीसरी है असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, इसमें पहले कौन सी चीज परफॉर्म होगी? इस इक्वेशन में पहले किस चीज ने परफॉर्म होना है? ये parentheses ब्रैकेट ब्रैकेट में पहले परफॉर्म होना है। फोर तो डी मैथ्स रूल का आइडिया है, बचपन में पढ़ा होगा। डी यस सर। मैथ्स रूल क्या होता है? यस सर। यस सर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल ठीक है। उससे पहले हम ब्रैकेट भी हम कह देते हैं बी ऑफ कोड मास बन जाता है वो। ठीक है ना। तो उसमें ब्रैकेट भी पहले आ जाती है। तो पहले ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरे ऑपरेटर्स को आपने देखना है। तो इसको हम सी प्लस प्लस में किस बिहाफ पर अब पढ़ चुके हैं? उसको हम इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? हाँ जी, बताएगा कोई? ऑपरेटर प्रेसिडेंस सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी किस ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करना है और किसको बाद में। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आपके सामने ये जो कोड लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस में कोड लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। इसको अगर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो असेंबली का कोड आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसी एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल लाइंस में कोड लिखा हुआ है। हमने बात की है ना वन टू मैनी, जी सर। वन टू मैनी की हमने बात की है। तो वन टू मैनी का मतलब ये होता है कि हाई लेवल की एक स्टेटमेंट और असेंबली लैंग्वेज की मैनी स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप इनके दरमियान में पाया जाता है। मतलब अगर आपने कोडिंग लिखनी है असेंबली लैंग्वेज में तो आप जहन में रखें आपका कोड लेंथी होगा। जी सर। ठीक है, जबकि Yes, परफॉर्मेंस वाइज सबसे बेहतर होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को लेके चलें। पहली लाइन देखें यहाँ पे क्या चीज है, मूव ई ए एक्स कोमा वाई। इस लाइन का मतलब कोई बता सकता है? सर ये EAX क्या होता है? ई ए एक्स एक रजिस्टर का नाम है। सीपीयू के अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, जिनमें जनरल पर्पज जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें ई ए एक्स पहला रजिस्टर है, और ये 32 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है। जितना भी डाटा स्टोर होता है सीपीयू के अंदर बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग, वो रजिस्टर्स में स्टोर होता है, जिसको आप मेमोरी यूनिट ऑफ सीपीयू बोलते हैं। एक है ना मेमोरी यूनिट आपका, वो रैम है। इसी तरह सीपीयू के अंदर भी उसकी इंटरनल मेमोरी होती है, जिसको हम लोकल मेमोरी ऑफ सीपीयू बोलते हैं। उस मेमोरी के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू स्टोर होती है बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, क्लियर? जी सर। Yes. सबसे पहली लाइन देखें, मूव ई ए एक्स कोमा वाई। ई ए एक्स में वाई की वैल्यू कॉपी हो जाए। मैंने आपको बताया था कि जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं सी प्लस प्लस में, तो ये सिंपल इक्वल सिंबल आप यूज करते हैं असाइनमेंट, जिसके लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होता है? लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होता है। वेरिएबल होता है, और राइट साइड पे कोई वैल्यू होती है। कांस्टेंट। वैल्यू होती है या एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। अच्छा, जी। Yeah. अब असेंबली में असाइनमेंट ऑपरेटर को किस तरह से यूज किया जाता है? उसके लिए एक सिंबल चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये कुछ सिंबल्स बताए थे, तो इनमें एक मूव सिंबल है, तो यहाँ पे मूव यूज हो रहा है, MOV। जी सर। इस मूव का मतलब ये है कि y की वैल्यू उठाएं, कॉपी कर दें EAX में। y से वैल्यू कॉपी करनी है EAX में। तो यहाँ पे आपके इस लाइन के सामने ये देखें, मूव y टू EAX रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन लिखा हुआ है, सेमीकोलन यहाँ पे लगाया हुआ है इस स्टेटमेंट से पहले। असेंबली में सेमीकोलन का मतलब सिंगल लाइन कमेंट।
असेंबली में सेमी कॉलन का मतलब सिंगल लाइन कमेंट, जबकि Yes, सी प्लस प्लस में आपने क्या पढ़ा था? सिंगल लाइन कमेंट sir. Statement terminator. नहीं, सिंगल लाइन कमेंट की बात कर रहा हूँ। Sir, Slashes. Forward Slashes. slashing to. सर asterisk और slash. डबल स्लैश, सिंगल लाइन कमेंट, जी सर। जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, कंपाइल नहीं करता। जी सर। ठीक है। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज में सेमी कॉलन को आप कमेंट कंसीडर करते हैं, या कमेंट होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो यहाँ से आपके पास इस स्टेटमेंट में अगर आप गौर करें तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसका नाम है मूव, MOV, मूव। मूव का मतलब होता है कॉपी करना, मूव करना। किसकी वैल्यू? y की। जो सेकंड ऑपरेंड है उससे वैल्यू लेनी है और फर्स्ट ऑपरेंड में प्लेस करनी है। क्लियर? जी सर। जी सर। अच्छा, अब y की वैल्यू किस में आ चुकी है? ये वाला y किस में आ चुका है? EX EX में। नेक्स्ट क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? ऐड होगा। सर x के साथ ऐड करना है 4 को. 4 ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऐड EAX, 4। जी सर। ठीक है। अहमद, जी सर। साउंड आ रहा है आपके बैक से, डिस्टॉर्शन है, कुछ लोग हैं वहां पे। अच्छा, अब यहां तक आपके पास EAX में जो वैल्यू पड़ी हुई थी, EAX में जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसमें क्या ऐड हो जाए? 4. 4 ऐड हो जाए, और उसका रिजल्ट किस में स्टोर रहे? EAX में ही, पहले ऑपरेंड में ही। ठीक है। पहले ऑपरेंड को हम कहते हैं डेस्टिनेशन ऑपरेंड। पहले ऑपरेंड को क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन ऑपरेंड। और दूसरे ऑपरेंड को सोर्स ऑपरेंड। ऑपरेंड वो वैल्यूज होती हैं या वो चीजें होती हैं जिनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट मिला? जी सर. EAX में जो भी वैल्यू थी उसमें 4 ऐड हो गया, और 4 ऐड होने के बाद आंसर किस में होगा? EAX में। ठीक है। इसका मतलब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके लिए कितनी लाइंस हमने लिखी हैं? 2 लाइनें लिखी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ? EAX के साथ सर. 3 के सर साथ। i के साथ. 3 के साथ, ये 3 है। सॉरी. 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है ना? Yes, Agree. sir. तो 3 को पहले स्टोर किया EBX में, यानी मूव किया उसी तरह से जिस तरह y को मूव किया था EAX में, इसी तरह 3 को मूव किया EBX में। ऐसे ही है। अच्छा, सर जब भी हमने इंटीजर वैल्यू लेनी है तो रजिस्टर बदल जाएगा उसके लिए आप अलग से. नहीं, डिपेंड करता है जिस तरह से वेरिएबल को आप यूज करते हैं, रीयूज कर सकते हैं ना। जी. मतलब एक वेरिएबल आपने y यूज किया या x यूज किया, उसमें आपने वैल्यू प्लेस की, उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास वो वेरिएबल फ्री है, आउटपुट आपने ले लिए, उसके बाद वो वेरिएबल में वही पुराने आउटपुट पड़े हुए हैं, तो आप उसको रीयूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह से हमने क्या करना है, रजिस्टर्स हैं हमारे पास, उनको भी हम रीयूज कर सकते हैं। जी. ठीक है। सीपीयू में कितने रजिस्टर होते हैं? मल्टीपल होते हैं, हर सीपीयू का अपना आर्किटेक्चर होता है और डिफरेंट कैटेगरीज के रजिस्टर्स होते हैं। जनरल पर्पस सेपरेट होते हैं, सेगमेंट रजिस्टर सेपरेट होते हैं, फ्लैग रजिस्टर होते हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारे मल्टीमीडिया के लिए सेपरेट रजिस्टर्स होते हैं। डिफरेंट साइजेस के होते हैं और डिफरेंट तादाद होती है उनकी, हर आर्किटेक्चर के मुताबिक होती है। ठीक है। सर। अच्छा, अब जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो खाली आप इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते असेंबली में, तो उसको किसी ना किसी वेरिएबल में या किसी रजिस्टर में प्लेस करना पड़ता है। ठीक है। तो 3 को हमने किस जी में सर. प्लेस किया?
EBX 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 ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको 3 को आपने EBX में स्टोर कर दिया। अब ये आंसर इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर किस में था? EAX में। EAX में। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है EAX को EBX के साथ, ऐसे ही है। यस यस सर। तो EBX नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, आईमल लिखा हुआ है, आईमल EBX। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए दो सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए दो सिंबल हैं, एक है मल और एक है आईमल। ठीक है, मल, सर इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क बता देता हूँ। जो मल है ना, वो उस वक्त यूज होता है जब आपके पास डाटा अनसाइंड हो। मल उस वक्त यूज होगा जब डाटा आपके पास अनसाइंड हो, और आई मल उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास डाटा साइंड हो। साइंड डाटा से मुराद ये है कि माइनस या प्लस में वो रिप्रेजेंट होता हो। ठीक है, माइनस या प्लस में वो रिप्रेजेंट होता हो। जैसे आप कहते हैं -5 +5 या सिंपल 5। जो सिंपल 5 है, जो इंटीजर, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो वो आपके पास सिंपल 3 है। अंडरस्टूड बात है, ये पॉजिटिव 3 है, ऐसे ही ना। जी सर। तो ऐसी वैल्यूज जिसके साथ कोई सिंबल यूज नहीं होता उसको हम अनसाइंड बोलते हैं। और इसी तरह से अगर जी प्लस माइनस साथ यूज करें तो उसको हम साइन डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो जी सर। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आई मल है वो साइन डाटा के लिए यूज होता है, और मल जो है वो अनसाइंड के लिए यूज होता है। अच्छा, अब एक यहाँ पे देखें, हमने मल्टीप्लाई किससे करना था EBX को? EAX ये एक्स के साथ लिखा क्या हुआ है? आई मल EBX। सिर्फ एक ऑपरेंड लिखा हुआ है। और अगर आप इसके कमेंट देखें, क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई EAX मल्टीप्लाई बाई EBX। EAX बाई EBX। मल्टीप्लाई EAX बाई EBX, यानी ये मल्टीप्लाई कर रहा है EAX को, और उस कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? EBX, यानी EBX आपका मल्टीप्लायर है और EAX आपका मल्टीप्लिकेंट, और जो रिजल्ट होगा वो दोबारा EAX में प्लेस होगा। ठीक है, अगर आप इसको मल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने कमेंट में नोट में दिया हुआ है, गौर करें, मैंने क्लिक किया है नोट पे। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल EAX, EBX। शो हो रहा है आपको? जी सर। यस सर। इसका अल्टरनेट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी दोनों ऑपरेंड, एक ऑपरेंड आपका स्किप हो रहा है आई मल में। जी सर। सर अगर आई मल में लिखते EAX, जी, अगर आई मल के आगे EBX की जगह EAX लिखते तो उससे क्या होता? वो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि उसमें वो बाय डिफॉल्ट यूज होगा EAX। सर ये आईमल को कैसे पता चलेगा EBX को EAX के साथ करना है? ये प्री डिफाइन है, असेंबलर को बताया गया है कि आई मल की इनका जो ऑपरेशन है इस तरह से परफॉर्म करना है। EAX में जो भी वैल्यू होगी, नेक्स्ट जो भी ऑपरेंड लिखा होगा, या इस EBX की जगह पे कोई वेरिएबल है या कोई और रजिस्टर है, उससे मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, सर ये EBX से पिछले कोई सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा, अगर पीछे 3-4 रजिस्टर पड़े हों, आई मल EBX लिखें तो वो उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने इससे मल्टीप्लाई करना? देखें यहाँ पे जो रजिस्टर आप लिखेंगे ना, असल में आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उसमें 2 ऑपरेंड होते हैं, हार्डली कोई 3 ऑपरेंड पे जाता है, नहीं तो 0 ऑपरेंड, 1 ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड या 3 ऑपरेंड। तो यहाँ पे कितने ऑपरेंड है? 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कितने? 1। जो पहला ऑपरेंड है वो बाय डिफॉल्ट यूज होगा आई मल के साथ, और वो कौन सा होगा? EAX बाय डिफॉल्ट होगा। ये हम आगे हम चीजें पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह से वर्किंग होगी। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गई, रिजल्ट आ गया EAX में।
तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपने रिजल्ट पिक कर लिया। अब ये रिजल्ट किस में पड़ा हुआ है? EAX EAX में। किसमें प्लेस करना था? एक्स में। एक्स में। तो यहाँ पे देखें मूव एक्स कॉमा EAX, यानी EAX से वैल्यू पिक करें और प्लेस कर दें एक्स के अंदर। ठीक है, जी सर। क्वेश्चन है किसी का? अब आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट को कितनी स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया गया है। आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट थी और यहाँ पे कितना कोड लिखा है आपने? 5 लाइन। 5 लाइन सर। तो ये कौन सी रिलेशनशिप है? वन टू मैनी रिलेशन। वन टू मैनी। इसका मतलब हर लाइन एक इंस्ट्रक्शन पर बेस कर रही है, हर असेंबली लाइन एक इंस्ट्रक्शन पर बेस कर रही है और उसी इंस्ट्रक्शन को आप स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि एक स्टेटमेंट में एक इंस्ट्रक्शन। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक स्टेटमेंट में हो सकती हैं। क्लियर? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास, क्या असेंबली लैंग्वेज पोर्टेबल है? पोर्टेबल से मुराद ये होती है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो आप एक प्लेटफॉर्म पे डेवलप करते हैं और उसी पर एग्जीक्यूट करते हैं, क्या वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है? अगर तो हो जाता है उसको हम पोर्टेबल बोलते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल नहीं होता। मींस के जिस प्लेटफॉर्म के लिए आपने बनाया है उसी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होगा। अब ये प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है? सिस्टम। मतलब मैं अपने सिस्टम पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ, क्या वो आपके कंप्यूटर पर रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा? डिपेंड करता है किस लैंग्वेज या किस मशीन के ऊपर चला रहे हैं। नहीं, वो डिपेंड क्या करता है, मशीन किस किस्म की होगी। मतलब मेरे पास एक इंटेल का प्रोसेसर और आपके पास IBM का प्रोसेसर है, या आप एथलॉन का प्रोसेसर है, तो आप क्या मेरा प्रोग्राम आपके उधर एग्जीक्यूट होगा? सर मशीन कोड अगर डायरेक्ट करें तो वो हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। मशीन कोड तो उसको तो जरूरत नहीं है ना किसी, वो तो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होता है ना, तो उसको तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म से मुराद आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, अगर आप इंटेल आर्किटेक्चर के लिए आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं, इंटेल आर्किटेक्चर के लिए आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं एक मशीन पर, तो बाकी जितने भी इंटेल के प्रोसेसर वाली मशीन्स होंगी वहां पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल होगा। ठीक है, किसी और प्लेटफॉर्म के लिए वो पोर्टेबल नहीं होगा, यानी एक स्पेसिफिक प्रोसेसर फैमिली के लिए वो एग्जीक्यूट होगा, किसी दूसरी फैमिली के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह जब जावा का आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो आप किसी दूसरी मशीन पर रन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए जावा वर्चुअल मशीन आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, ऐसे ही है? जी सर। JVM इंस्टॉल करना पड़ता है और उसका कोड वहां पे जावा बाइट कोड, जो उसका ऑब्जेक्ट कोड जो जिसको हम बोलते हैं, उसका होता है जावा बाइट कोड। वो जो कोड होता है वो JVM पर रन होता है, यानी आपको उसके लिए प्लेटफॉर्म सेम चाहिए। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक प्रोसेसर फैमिली के लिए डिजाइन की जाती है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट असेंबलीज हैं, यानी एक असेंबली लैंग्वेज नहीं है, और भी असेंबली लैंग्वेजेस हैं, उनके फॉर्मेट भी एक जैसे मिलते जुलते हैं और उनके रजिस्टर भी मिलते जुलते हैं, आपको नजर आएंगे वेब पर। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये वाली जो हम पढ़, ये C++ के लिए? नहीं, ये हम माइक्रोसॉफ्ट के बिहाफ पर पढ़ रहे हैं, इंटेल और AMD प्रोसेसर्स के लिए पढ़ रहे हैं। x86 जितने भी प्रोसेसर्स हैं इंटेल और AMD, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं 32 बिट। जी सर सही। क्लियर? जी सर। यस सर। बाकी ये लोग 64 पार्टिसिपेट बिट नहीं के लिए करते नहीं है? जी। सही है, 64 बिट के लिए नहीं है? 64 बिट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोड लिख सकते हैं, उसका भी फॉर्मेट इस बुक में अवेलेबल है, लेकिन आपके सिलेबस में 32 बिट है
तो 32 बिट तक तो आप प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं 64 बिट में, सिर्फ रजिस्टर चेंज होने हैं। जैसे लिखा है EAX, वहां पे RAX आ जाएगा, और उसमें भी ठीक फर्दर सर। आप, ठीक है ना, तो उसमें भी फर्दर आप इन रजिस्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी असम्बलर के लिए कि 64 बिट को वो सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, ठीक सर। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, असेंबली लैंग्वेज को हम स्टडी क्यों करें? अच्छा, ऊपर पहली लाइन पे अगर आप गौर करें तो कुछ प्रोसेसर्स फैमिली के नाम लिखे हुए हैं। मोटरोला है, सन स्पार्क है, वैक्स है, IBM है। ये मुख्तलिफ प्रोसेसर फैमिलीज हैं। ठीक है, जी। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज हम क्यों स्टडी करते हैं, ये क्यों सीखते हैं? उसकी रीज़न मुख्तलिफ उसकी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम जहन में रखते हुए या उनकी अफादियत को देखते हुए हम असेंबली लैंग्वेज सीखते हैं। एक तो हमारा ये कोर सब्जेक्ट होता है कि हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को डेप्थ लेवल पर मेमोरी की अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी की वर्किंग जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या प्रोसेसर की वर्किंग जो है या उसका आर्किटेक्चर उसका पता होना चाहिए। ठीक है, और मोस्टली जो हम असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी यूज़ करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपके पास कोई मशीन मैन्युफैक्चर है, उसके अंदर आप उस असेंबली का कोड एम्बेड कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। जैसे आपके घरों में AC चलते हैं या ओवन है, तो उसमें भी असेंबली का कोड एम्बेड हो सकता है या किया हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे जी सर। कम मेमोरी हो और कंप्यूटेशन आपने ज़्यादा परफॉर्म करवानी है, तब भी आप असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास असेंबली लैंग्वेज का एक बेनिफिट ये है कि आप हार्डवेयर की जो एक्सेस है वो डायरेक्टली इससे अवेल कर सकते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में आप उसको यूटिलाइज उस तरह से नहीं कर सकते। जो गेम्स डेवलपर होते हैं उनके लिए असेंबली लैंग्वेज इंतहाई फ्रूटफुल होती है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपके पास जो मेन इसका सिनेरियो है, जो आपकी एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस है सॉफ्टवेयर की, जो असेंबली लैंग्वेज में डेवलप होता है, वो टाइम बहुत कम कंज्यूम करती है। ठीक है ना, तो आप जितने मर्जी हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर लें, जब और उसी लेवल का प्रोग्राम आप असेंबली लैंग्वेज में आप बना लें, तो असेंबली लैंग्वेज की परफॉर्मेंस बेहतर होती है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। और दूसरी बात यह है कि आपके पास जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी असेंबलर मौजूद होता है, उसमें भी असेंबलर मौजूद होता है। मतलब आप जब एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो सबसे पहले वो कंपाइलेशन के बाद असेंबली कोड में वो सोर्स कोड कन्वर्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले असेंबली कोड में वो कन्वर्ट होता है। तो असेंबली कोड जब कन्वर्ट हो जाता है, मींस कि सोर्स कोड आपका जैसे C++ है या कोई भी और कोड है, वो पहले असेंबली कोड में कन्वर्ट होता है। असेंबलर फिर उसको ट्रांसलेट करता हुआ ऑब्जेक्ट कोड की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो हर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर असेंबलर मौजूद होता है। और इसके अलावा जहाँ तक हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात है, हाई लेवल लैंग्वेजेस सीखने में आसान है, लिखने में आसान है, कोडिंग में आसान है, और नंबर ऑफ लाइंस आप कम यूज करते हैं उसमें कोड में एज कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज, जो कि अभी आपने देखा है कि एक स्टेटमेंट की बजाय आपको 5 स्टेटमेंट लिखनी पड़ी है। ठीक है, अच्छा, तो वहाँ पे होता क्या है कि असेंबली को एम्बेड कर दिया जाता है, किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर असेंबली को यूज कर लिया जाता है। उसको हम बोलते हैं इनलाइन असेंबली। क्या बोलते हैं? इनलाइन असेंबली। मसलन C++ के कोड के अंदर भी आप असेंबली को यूज कर सकते हैं। यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जहाँ पे आपको हार्डवेयर लेवल की सपोर्ट चाहिए तो आप असेंबली वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस बनाती हैं जो कंप्यूटर के लिए एक्स्ट्रा आप यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर और वेबकैम और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप आजकल तो PNP है, प्लग एंड प्ले है, ऐसे ही है ना। पहले ये होता था कि उसके डिवाइस ड्राइवर की CD साथ आपको मिलती थी,
यानी आप जी डिवाइस ड्राइवर भी कंपनीज जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज में डेवलप करती हैं, ठीक है ना। तो असेंबली लैंग्वेज की बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, इसी वजह से हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं या लर्निंग उसकी करते हैं, ताकि आपके फ्यूचर में आपकी कोडिंग में आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करे। हार्डवेयर की सपोर्ट है, एम्बेडेड सिस्टम की सपोर्ट है, और उसके अलावा आपको डिवाइस ड्राइवर में आपके पास उसकी कोडिंग अवेलेबल होती है, ठीक है। काफ़ी है आज के लिए। तो थोड़ा और करा दें बस ऊपर कुछ। काफी है ये देख लें, असेंबली लैंग्वेज की कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज की एप्लीकेशंस कि आप हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में किस तरह से डेवलपमेंट और किस तरह से उसके बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं, और किस किस्म की एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं। ये एक पूरा टेबल है, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन रिव्यू है, जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड रिव्यू है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आप गो थ्रू कीजिएगा। और लास्ट में जो पॉइंट 12 पॉइंट है चैलेंज जिस पे लिखा हुआ है, आपने उसी जिस तरह से अभी कोड आपने देखा था x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, y मल्टीप्लाई 4 और प्लस 3, इसका कोड लिखना है जैसे कि पहले आपके सामने था, ठीक है ना। तो ये जस्ट ऑपरेशन चेंज हुए हैं, पहले एडिशन पहले थी, अब मल्टीप्लिकेशन पहले है। क्लियर? यस सर। ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई बात हो तो आप पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में, या अगर वीडियो लेक्चर आपके पास आ जाता है तो उसमें आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ लगती तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ओके ओके सर जी, ठीक है, Thank you, नेक्स्ट sir. इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।